Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी के पार्ट 5 के बारे में. इसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं क्वेश्चन को देखने से पहले फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन हमने ये लिया है जो आपके लिए होता है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें. पूछा गया है कि जो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है कैप्चा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है. तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ बताना है कि कैप्चा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है. और कैप्चा फ्रेंड्स, अगर थोड़ा बहुत इसको बताएं, कैप्चा जो होता है, मान लीजिए कि कोई भी आप वेबसाइट वगैरह खोलते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खोलते हैं जिसमें आपको मतलब एक सिक्योरिटी की तरह से कुछ मांगता है कि उसको एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पे कैप्चा लिख के आता है जहाँ पे कुछ उसके द्वारा कुछ दिया जाता है आपको कि आप इसको पहले फुलफिल करिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसको एक्सेस करने के लिए कहता है. तो वही कैप्चा यहाँ दिया गया है कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है. तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएं. हम इसका आंसर जो है आपको वीडियो के एंड में देंगे. तो आइए चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं पहले क्वेश्चन को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एडवेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स असर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस कंप्यूटर जनरेशन से फॉलो करता है. तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर है वो फोर्थ जनरेशन से वो कनेक्ट करता है. अगर बात करते हैं इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन की, तो कहा गया कि फर्स्ट जनरेशन में अगर थोड़ा इसको डिटेल में देखें, जो एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. तो फर्स्ट जनरेशन में जो होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हम ये चीज़ बता रहे हैं आपको. फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, और ये बहुत स्पीड में अगर बात करें तो ये बहुत स्लो चलता था ये कंप्यूटर, और ये साइज में बहुत लार्ज होता था, साइज में बहुत ये लार्ज हो जाता था. और इसकी जो अवेलेबिलिटी, यानी आज के दौर में ये बिल्कुल आउट ऑफ डेट है, आउट ऑफ डेट है ये. और ये अब मतलब ये पाया ही नहीं जाता. अगर सेकंड जनरेशन की फ्रेंड बात करें तो सेकंड जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसके थे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था. यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेकंड जनरेशन में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया जाता था. तो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था. और ये जो फर्स्ट जनरेशन का जो वैक्यूम ट्यूब था, उसकी स्पीड जो उसकी स्पीड थी, उसकी स्पीड में ये काफ़ी बेहतर था. अगर इसकी साइज की बात करें तो ये जो फर्स्ट जनरेशन का था कंप्यूटर, उससे ये थोड़ा सा छोटा था. ये आज के दौर में ये भी मौजूद नहीं, ये भी आउटडेटेड हो चुका है. और थर्ड जनरेशन की बात करें तो आईसी का यूज़ किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था. और ये साइज में, स्पीड में देखें तो ये बिल्कुल एवरेज एक स्पीड रहती थी, और साइज में भी एवरेज ये रहता था उन दोनों के मुकाबले जो हम फर्स्ट और सेकंड में बात कर चुके हैं. और ये आज के ज़माने में भी आउटडेटेड है. अगर फोर्थ की बात करें तो अब जो यूज़ किया जा रहा है फ्रेंड, और ये करंट में यूज़ किया जा रहा है, हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है. और ये काफ़ी फास्टर है, और ये साइज में भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और ये करंट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं. अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्टेड होगा. यानी सबसे तेज़ मतलब जो और चार जनरेशन की बात करें तो उसमें उसके मुकाबले में ये सबसे तेज़ स्पीड में होगा, और साइज में भी मीडियम होगा. और ये जो अभी इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, इसको यूज़ नहीं किया रहा है, ये अभी रिसर्च एंड डेवलप यानी अंडर प्रोसेस में है ये. तो आई होप फ्रेंड्स ये क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे, जो कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में जो जितनी चीज़ें होती हैं, स्पीड क्या होती है, साइज़ क्या होती है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, उसके बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की. आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. तो आइए चलते हैं फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं.
दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स, दो लिस्ट की दी गई है। पहली लिस्ट में ई गवर्नेंस इनिशिएटिव दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट में दिया गया है कि इसके डिस्क्रिप्शन, यानी कौन सा जो ये उमंग है या दर्पण है या प्रगति है, ये एक गवर्नमेंट की इस जो ये है ऐप वगैरह है या स्कीम वगैरह इसमें होती है, ये एक इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस का। इसके बारे में बताया गया कि कौन सा किससे रिलेट करता है, तो हमें मैच करने के लिए कहा गया है। तो फ्रेंड्स अगर देखें उमंग की, तो उमंग क्या होता है फ्रेंड्स? उमंग जो होता है एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें जो प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज को, तो जिसके लिए अगर एक ही बात करें उमंग की, तो फ्रेंड इसका जो सही मैच करेगा वो थर्ड मैच करेगा। अगर दर्पण की बात करें तो फ्रेंड दर्पण जो होता है मतलब ऑनलाइन टूल होता है दैट कैन बी यूज टू मॉनिटर एंड एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट। तो इसका जो सेकंड मैच करेगा वो दर्पण का सेकंड सही है। और अगर प्रगति की बात करें तो हमारा ऑप्शन यहीं से ये बन जाता है, एक ही बचा है। प्रगति जो होता है वो ए से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स देखें पहले का तीसरे में इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। और दर्पण की अगर दूसरे की बात करें, दूसरे का दूसरा, तो दूसरे का दूसरा इसमें सही। इस वजह से हमारा ये भी ऑप्शन कट हो जाता है और ये भी और ये भी। तो सही आंसर जो हमारा बनता है वो ऑप्शन बी बनता है, जो कि इसमें सही है। अगर फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें उमंग की, अगर उमंग की बात करें तो कहा गया है कि उमंग जो होता है एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है जो प्रोवाइड करता है एक्सेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज को। इसमें क्या क्या आ जाती हैं, जैसे आधार कार्ड हो गए, डिजिटल आधार कार्ड हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया, पैन हो गया, या एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह की जो प्रोविडेंट फंड सर्विसेज वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है उमंग मोबाइल ऐप के थ्रू होती हैं, यानी उस पे से ये एक्सेस प्रोवाइड करता है। अगर दर्पण की बात करें फ्रेंड्स, दर्पण जो होता है एक ऑनलाइन टूल है जो कि यूज किया जाता है मॉनिटर और एनालाइज करने के लिए कि जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टेट की जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है उनको मॉनिटर और एनालाइज करने के लिए कि कैसे वो इंप्लीमेंट हो रहा है उसके बारे में यहाँ मतलब देखा जाता है। ये ऑनलाइन एक टूल है और ये फैसिलिटेट करता है प्रेजेंटेशन ऑफ रियल टाइम डेटा, यानी जो रियल टाइम डेटा है उसको ये प्रेजेंट करता है, जो कि एक जो परफॉर्मेंस उसकी चल रही है उसके बेसिस पे, चाहे वो स्कीम हो चाहे ये कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स वगैरह हो। और जो इसके फंक्शनरीज हैं ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर बात करें प्रगति की, प्रगति क्या होता है? प्रगति का सबसे पहले फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लें, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो फ्रेंड्स इसको अगर जो प्रगति को देखें तो ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और ये इंटरैक्टिव एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि मुख्य रूप से एड्रेस करने के लिए जो कॉमन मैन की जो शिकायतें होती है उनको एड्रेस करने के लिए ये बनाई गई थी। और उसे और साथ ही साथ क्या होता है, मॉनिटरिंग करने के लिए जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स और जो प्रोग्राम पॉलिसीज वगैरह होती है उनको। और ये जो प्लेटफॉर्म है डिजाइन किया गया था पीएमओ के द्वारा, यानी इस प्रोग्राम को, ये जो प्लेटफॉर्म है इसको पीएमओ के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि किसके साथ मिलके, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलके इसको डिजाइन किया गया था। और ये जो सिस्टम है ये 3 टायर सिस्टम में कॉम्प्राइज है। सबसे पहले बात करें तो पीएम की, जो कि सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को मिलाता है। और पीएम जो होगा इसको मंथली हेल्ड करता है। ये जो मीटिंग होती है, ये जो इंटरेक्शन होता है वो मंथली होल्ड किया जाता है पीएम के थ्रू। और इसमें सेक्रेटरीज और जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। और जो इंटरेक्शन होता है वो हर महीने के चौथा जो बुधवार होता है, वेंसडे होता है, उसको उस दिन इसको इंटरेक्ट किया जाता है। और ये जो और इसी दिन को, यानी हर महीने के जो चौथा बुधवार होता है उसी को प्रगति डे के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये सारी चीजें फ्रेंड्स जो हमने बताई हैं आपको क्लियर हुई होंगी। काफी डिटेल में हमने इसको बताया है। तो आइए फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस इन स्कूल। तो इंक्लूड्स जो
ई गवर्नेंस यदि जो सुशासन है उसकी जो फवायद हैं, उसके जो फ़ायदे हैं, उसको क्या क्या इंक्लूड करता है उसके बारे में कहा गया। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, उसको बताना है कि क्या ट्रांसपेरेंसी इसके फायदे हैं ई गवर्नेंस के। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल इसके फायदे हैं। कॉस्ट रिडक्शन भी इसके फायदे हैं, स्पीड भी, और एक्सपैंड करना और रीच ऑफ द गवर्नेंस, यानी जो ई गवर्नेंस है उसके फायदे में ट्रांसपेरेंसी आती है। कैसे आती है फ्रेंड्स, उसके बारे में अगर देखें तो क्योंकि जो ब्राइब और करप्शन वगैरह होते हैं, मेन कंसर्न होते हैं इंडिया में जो होते हैं मेन कंसर्न क्या होता है कि जो घूसखोरी वगैरह होती है, ब्राइब और करप्शन वगैरह होता है, और जो ये आज के ज़माने में, आज के दौर में जो इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो हर्डल है, जो बाधा है गवर्नमेंट के लिए, वो ब्राइब और करप्शन है। और अगर बात करें ये जो ट्रांसपेरेंसी लाता है, ई गवर्नेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंसी लाता है गवर्नमेंट सिस्टम में, जो क्रिएट करता है एंड अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर करप्शन, यानी करप्शन के लिए एक अनफेवरेबल यानी करप्शन ना होना इसका जो मोटिव होता है। और ये आईसीटी जो होता है अनेबल करता है, आईसीटी अनेबल करता है सिटीजन को कि वो देखे इंफॉर्मेशन और कहीं भी वो जब चाहे उसको देख सकता है। इस वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। आई होप ये ट्रांसपेरेंसी क्यों सही है आप इसको समझ गए होंगे। कॉस्ट रिडक्शन होता है क्योंकि जब पेन पेपर के थ्रू वही काम किया जाता है और जब वही काम आईसीटी के थ्रू किया जाए तो उसमें कॉस्ट रिडक्शन में काफ़ी कमी आ जाती है। और स्पीड की फ्रेंड बात करें, अगर मैनुअली काम होगा तो फ्रेंड उसमें स्पीड नहीं उतनी अच्छी होगी, लेकिन अगर वही कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा तो उसमें स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर एक्सपैंड की बात करें तो ये बहुत ब्रॉड एरिया में एक्सपैंड किया जा सकता है, जबकि अगर ये मैनुअली किया जाए तो ये बहुत लार्ज स्केल पे इसको फैलाया नहीं जा सकता। अगर रीच ऑफ द गवर्नेंस की बात करें तो ये रीच ऑफ द गवर्नेंस में भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई एट डोर स्टेप ऑफ कॉमन मैन, यानी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है रीच ऑफ द डोर की तरह। नाउ एनी इंडियन सिटीजन कैन गेट एक्सेस ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम, दे कैन रीड देम एंड आस्क क्यूरीज ऑनलाइन थ्रू देयर स्मार्टफोन। तो वही कहा गया कि रीच द गवर्नेंस की मतलब कोई भी शिकायत हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप स्मार्टफोन के थ्रू अपनी क्वेरीज को ऑनलाइन जो है पूछ सकते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है, ऑल ऑफ द एबव। ई गवर्नेंस के बारे में माय डियर फ्रेंड ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और जो एनटीए का जो फेवरेट टॉपिक है वो आईसीटी में वो ई गवर्नेंस है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत मर्तबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है कि प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड होल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज इन द कंट्री, यानी जो देश की जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की जो विभाग है और उनकी जो एजेंसीज हैं उनके बारे में, यानी प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड होल ऑफ द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को, कि वो डिलीवर करे ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू सिटीजन, यानी पब्लिक सर्विसेज की जो सिटीजन को ये प्रोवाइड करता है और बिजनेसेस वगैरह को ओवर मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। तो इसका जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोबाइल सेवा है। जो मोबाइल सेवा के थ्रू जो होती है गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं और उसकी जो एजेंसीज हैं जितनी भी इस कंट्री में डिलीवर करने के लिए जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं सिटीजन को या बिजनेसेस को, ये मोबाइल सेवा के थ्रू की जाती हैं। फ्रेंड्स ये मोबाइल सेवा होती क्या है इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं तो ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है, जो कि इसका जो मेन मकसद क्या है कि वो मेन स्ट्रीमिंग मोबाइल गवर्नेंस इन द कंट्री, यानी मोबाइल गवर्नेंस की मेन स्ट्रीम ये है जो इसका मेन एम है, मेन स्ट्रीम जो है मोबाइल गवर्नेंस इन द कंट्री। और ये प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड होल ऑफ द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज इन द कंट्री फॉर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू सिटीजन एंड बिजनेस ओवर मोबाइल सेवा यूजिंग, यानी किसका यूज करके किया जा सकता है कि एसएमएस के थ्रू इसको
हो सकता है। और अगर USSD की बात करें इसके थ्रू हो सकता है, IVRS की बात करें तो इसके थ्रू हो सकता है, और CBS की बात करें जो सेल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती है इसके थ्रू हो सकता है। यानी देखें ये काफ़ी इसका एरिया जो है ब्रॉड एरिया है, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके किया जा सकता है। तो आई होप ये फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोर अप्रोप्रिएट नेम फॉर रैम इज RWM, यानी रीड राइट मेमोरी। क्या ये सही है? यानी असर्शन और रीजनिंग दिया गया है कि कौन सा असर्शन सही है या रीजनिंग उसकी सही है, या अगर असर्शन सही है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है और या नहीं है। तो इसमें हमें पूछा गया, तो फ्रेंड्स असर्शन में कहा गया कि मोर अप्रोप्रिएट नेम फॉर रैम इज WRM, रीड राइट मेमोरी। तो फ्रेंड ये बिल्कुल सही है, इसका ये असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रैम जो होती है वो रीड और राइट करने का काम करती है। और अगर रीजन की इसकी बात करें तो रीजन में कहा गया CPU कैन राइट एंड रीड इंफॉर्मेशन, यानी CPU जो होता है राइट भी करता है और रीड भी करता है इंफॉर्मेशन को, जो कि प्राइमरी मेमोरी से होती है, और वो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रैम, यानी रैम को यूज करके ये होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है, जो कि ये जो रैम होती है वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है, और इसी का यूज करके जो मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड और राइट भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि रैम क्या होती है और इसके काम क्या होते हैं और इसका जो अप्रोप्रिएट नेम है वो क्या है। आइए चलते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स जो हमने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कैप्चा, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिएंगे और आप इसको समझ रहे होंगे या किससे ये रिलेटेड है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जो कि कैप्चा जो होता है C फॉर होता है कंप्लीटली, और A फॉर ऑटोमेटेड, और पब्लिक फिर P से पब्लिक हो जाता है, और T से ट्यूरिंग, टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बनता है। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।